Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग अपनी नर्स के पास्ट पेपर्स के एक और बड़े बेहतरीन लेक्चर के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग दोबारा से नर्स के पास्ट पेपर्स के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे कवर करना और देखेंगे किस तरीके से नर्स के पास्ट पेपर्स के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस तरह हम सबको ये बात मालूम है कि नर्स के पेपर्स के अंदर मैथ्स का पोर्शन 100 एमसीक्यूज का है, 100 नंबर्स का है और आपके पास नर्स के अंदर टोटल 200 एमसीक्यूज हैं। आपको 180 मिनट्स का खाली टाइम गिवन होगा, यानी कि पर एमसीक्यूज के ऊपर 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको ट्रिक्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये नर्स के जितने भी मैं पास पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ इनको लाजमी कवर करें। इधर आप नर्स का नेट 3 दे रहे हैं, नेट 4 दे रहे हैं या नेट 1 नेट 2 देते हैं, तो भाई पास पेपर्स लाजमी तौर पे कवर करके जाएं। अगर आप में से कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर सीरीज को ले रहा है तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, खुदारा पास पेपर्स को लाजमी कवर करें। आपके दिन का ये मामूल होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक नर्स के मोर देन 5000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। जैसे जैसे नर्स के एग्जाम्स होते गए मैंने वो सारे भी सॉल्व करवाए और जितने पास पेपर्स नर्स के वाइडली अवेलेबल हैं उन सबको भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो नर्स के खुदारा पेपर्स को बैठ के सॉल्व करें। आपकी तरफ से आपकी ये रोज की कोशिश होनी चाहिए, इस पे आपने वर्किंग करनी है साथ साथ बैठ के पास पेपर्स को तरीके से कवर करने के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर जो दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई लाजमी तौर पे प्रॉपर तैयारी करें। सिर्फ पास पेपर्स ही कवर नहीं करने, आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को साथ साथ करें, मगर दिन का ये मामूल बनाइए कि इस प्लेलिस्ट से 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स लाजमी कवर करें, ताकि आपके पास कई तरह के क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे होते हैं उसमें आपको फायदा हो। सेकेंडली, हमारा न्यू बैच अप्रैल के अंदर भी स्टार्ट हुआ है और एक बैच अभी हमारा 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इस बैच का फायदा ये है कि भाई इस बैच में आपका कंप्लीट कोर्स एक दफा मई के एंड तक कवर करवाएंगे और एक दफा इस बैच में कंप्लीट कोर्स नर्स के नेट 4 से पहले कवर होगा। यानी कि बैच के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे आप नर्स बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, नर्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेहरान की कर रहे हो, कायदे अवाम की, आईबी की, जीआई के आई की, कॉमसेट्स की, प्यास की, एनटीएस की। बैच में आपको हर चीज कवर करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस के अंदर होती हैं और उसके अंदर मल्टीपल टाइम आपका कोर्स रिवाइज भी होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो लाजमी तौर पे बैच का आपने हिस्सा बनना है। अब देखो अपनी आज की क्लास को अगर हम देखें तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है मॉडुलस बताइए 1/2 माइनस 1/3 आयोटा का। देखो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब क्या होता है। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मुझे उसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आप जो रियल पार्ट आ रहा है सिर्फ रियल पार्ट उसका स्क्वायर करोगे और जो भी आपका इमेजनरी पार्ट आ रहा है सिर्फ उसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट के अंदर। तो भाई मेरा रियल पार्ट क्या है 1/2, मेरा इमेजनरी पार्ट क्या है नेगेटिव का 1/3। तो सिंपल तरीके से अंडर रूट इसका ले लो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फिर प्लस के साइन के बाद ये हो जाएगा नेगेटिव के 1/3 का होल स्क्वायर। सही है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने पे जाता हूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, फिर प्लस का साइन 1/3 का स्क्वायर ये 1/9 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लो, कैसे कि भाई बेसिक एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई, 4 9 इज 36 और ये देखो नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी, अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, 9 1 9 एंड 4 1 इज 4। तो मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया 9 प्लस का 4। 9 प्लस का 4 किसके बराबर होता है, 9 और 4 हमारे पास होता है 13 के बराबर। और नीचे क्या आ गया, नीचे आपके पास आ गया सिंपल तरीके से 36 का 36 एज इट इज। तो मेरा आंसर क्या आ गया, √13 डिवाइडेड बाई 36, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है किसी भी ऑप्शन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। देखो दो चीजों का ख्याल रखो, अगर नस्ट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाजमी कवर अप करो। आपके पास ट्रिगोनोमेट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में कुछ भी छोड़ के चले जाओ, ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ के ना जाओ। ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मुलास कवर करो। ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन एंड रेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है, साइन की डोमेन, कॉस की डोमेन, साइन इनवर्स की रेंज, कॉस इनवर्स की डोमेन, टेंजेंट इनवर्स की डोमेन, तो इसको लाजमी कवर करो। इसके अलावा कैलकुलस को लाजमी कवर करके जाइए। कैलकुलस इंजीनियरिंग साइड पे बहुत ज्यादा आता है, सही है। आपके पास इसके अलावा कॉनिक्स, कॉनिक्स अब नस बिजनेस स्कूल में भी पूछा जा रहा है, तो कॉनिक्स के पोर्शन को लाजमी तौर पे खुदारा कवर करो। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट ईयर साइड से अगर कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये टॉपिक, इसके क्वेश्चंस आपको बेतहाशा मिलेंगे। हर नस के पेपर में 2 3 एमसीक्यू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के डिमोवर थ्योरम के ऊपर आ रहे होते हैं। इसके अलावा साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लो। ये 3 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलस में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स तीनों इन्वॉल्व होती है। भाई कैलकुलस का मतलब होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स का होना। ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कॉनिक्स हो गया, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ इन टॉपिक्स को लाजमी कवर करके जाओ, इनके फॉर्मुलाज को, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को लाजमी 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 कवर करके जाओ। खैर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ रहा है। 4 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस का आयोटा किसके बराबर होगा? देखो भाई बेसिक यहाँ पे सिंपल थ्योरम अप्लाई कर दूं, कैसे कि मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो गया, तो 16 प्लस का 1, ये आ जाएगा 17 के बराबर। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास मैट्रिसेस के ऊपर। एग्जामिनर कहता है कि अगर ए की वैल्यू बराबर है किसके? 124 के, बी की वैल्यू बराबर है 215 के, और सी की वैल्यू बराबर है 419 के, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी करना है, हमेशा याद रखिएगा मैट्रिसेस के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिपेंड करती है सेम ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? हमारे पास 3 रॉज आ रही है, एक कॉलम आ रहा है, 3/1 का ऑर्डर है, ऑर्डर सिमिलर है, तो आपस में ऐड करवा दो। ऐड कैसे करवाते हैं मैट्रिसेस को? मैट्रिसेस की एडिशन होती है, सेम तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम तरह के एलिमेंट्स में एड अप होते हैं। तो 1 प्लस 2 क्या 3 हो गया, और 3 और 4 किसके बराबर होते हैं? 7 के। फिर देखो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। फिर 5 और 9, 5 और 4 9, 9 और 9 बराबर 18 के। करेक्ट आंसर होगा 7 4 और 18। तो भाई 7 4 और 18, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 18 होना चाहिए था, तब उसका वो करेक्ट आंसर बनता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 18 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरे पास मैट्रिसेस का आ रहा है, और बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो डिटर्मिनेंट निकालने की ऑल तो शॉर्टकट भी होती है, मगर आसान तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का नॉर्मल मेथड ही होता है। आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, बहुत सिंपल सा तरीके का आ रहा है। क्या तरीके का आ रहा है? कि भाई सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर लो। कैसे? कि देखो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास -240200139, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो भाई डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को लोगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करा। इस ये एलिमेंट जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर लिख दो। 4 नंबर क्या है? 0 0 3 और 9। अब देखो नेक्स्ट नंबर हमेशा नेगेटिव साइन पे लिया जाता है। पहला नंबर आप लेते हो हमेशा प्लस के ऊपर, सेकंड नंबर लोगे नेगेटिव के ऊपर। तो अब देखो ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 1 है, एक 0 है, और एक 9 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगेन प्लस के साइन पे लोगे। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये 0 का है, तो जाहिर सी बात है पूरा सेट ही 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पर चलो लिख के दिखा देता हूँ। ये जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है नेगेटिव का 2 एज इट इज, 9 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो गया, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो गया। वाइल यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का 4 एज इट इज, 9 2 जार होता है 18 के बराबर, माइनस का 0 1 जार होता है 0 के बराबर, और 0 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पे देखो 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये भी खत्म हो गया। नेगेटिव के 4 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो, तो हम सबको मालूम है कि 4 इंटू 18 किसके बराबर होता है? 18 4 हजार बराबर होता है 72 के। आपको 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। नेगेटिव का 4 इंटू 18 क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 72। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। याद रखिएगा हर तरह का क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में मिलेगा। बहुत इजी भी मिलेंगे, बहुत मॉडरेट भी मिलेंगे, बहुत डिफिकल्ट भी मिलेंगे। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैट्रिसेस से आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और 1। कहता है सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है। तो भाई सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दो। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस का साइन ये फॉर्मूले का होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा जब नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है ना, ये आ रहा है थ्योरेटिकल एमसीक्यू। 99% बच्चे जिनके मैथ्स के अंदर पूरे नंबर नहीं आते 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स के अंदर, या फिर जब पहले 80 नंबर का मैथ्स का पोर्शन होता था तो अक्सर बच्चों के 74 आ रहे हैं 73 आ रहे हैं, उसके पीछे मेजर रीजन ये होता है वो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पर वर्क नहीं करते। तो भाई आप लोगों को बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई तुम अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है P इज इक्वल टू 0। एक सेट है, एग्जामिनर कह रहा है ये किसके अंदर ग्रुप हुआ हुआ है? इस ग्रुप अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन या नन ऑफ दीज। अब देखो अक्सर बच्चों की गलती क्या होती है, उनको लॉजिक समझ में नहीं आती। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा
कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर पूछा जाए ना कि भाई ये किस सेट के ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप उस बाइनरी ऑपरेशन को सेट पे परफॉर्म करते हो। अगर तो आपके पास आंसर के अंदर उसी सेट का कोई एलिमेंट आ जाए, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है, वो पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो मेरे पास अगर एक सेट है वो नल सेट है यानी कि जीरो है, तो अगर मैं जीरो को लेता हूँ, जीरो को जीरो के साथ ही ऐड करवाता हूँ, तो आंसर में क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6y² माइनस का 13y प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। बेसिक तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। किस पैटर्न के ऊपर इसको सॉल्व करोगे, सिंपल मिडिल टर्म को ब्रेक करवा के, क्योंकि देखो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मुझे सिंपल y की वैल्यू चाहिए, तो आप करोगे क्या, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ। तो भाई 6 × 6 क्या हो जाएगा, 6 6 होता है 36 के बराबर। फैक्टर्स क्रिएट करवा दो इसके। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे मेरे पास, 36 को अगर मैं ब्रेक डाउन करवाता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 1 2 एंड 2 8 16, देन क्या हो जाएगा 2 9 इज 18, देन क्या हो जाएगा 3 3 इज 9, देन क्या हो जाएगा 3 1 3। तो एक बन गया मेरे पास 2 2 4, एक हो गया 3 3 9, और 9 और 4 क्या होता है 13 के बराबर, यानी कि फैक्टर्स हमारे सही फॉर्म हो रहे हैं। तो अब डायरेक्टली इसको ब्रेक करवा दो तो क्या बन जाएगा 6y², क्योंकि माइनस का 13y है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9y माइनस का 4y प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, सिंपल 3y को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2y माइनस का 3 3 9 होता है। लास्ट की दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2y, और हमने चूंकि माइनस का साइन भी कॉमन लिया है, तो 2 3 6 इक्वल टू के बाद 0। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आ गया मेरे पास 3y माइनस का 2, और दूसरा फैक्टर आ गया मेरे पास 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि भाई दोनों को बारी बारी अगर मैं जीरो के ऊपर सपोज करता हूं तो क्या बन जाएगा 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0, और यहां से क्या बन जाएगा 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया 3y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। मेरा एक आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाई 3, एक आंसर होगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी नन ऑफ दीज, क्योंकि एक आंसर है 3/2, एक आंसर है 2/3, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी वन। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ रही है ax² प्लस का bx प्लस का c, इसको सिंपल इक्वेशन बोलोगे, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बोलोगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। भाई बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं एक ऐसी इक्वेशन को जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, स्क्वायर के बराबर। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर के बराबर है देन इट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन होती है अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 के बराबर है, सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है कि भाई अगर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन वहां पे हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ए बी एंड सी आर ऑल जीरो, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सब जीरो के बराबर है। सब क्या है, सब जीरो के बराबर है। तो बताइए ऐसी इक्वेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होगा। यानी कि ए बी सी अगर सब जीरो है तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होगा, भाई जीरो के बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है। कैसे कि देखो लेट सपोज मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ax² प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर a भी जीरो है, b भी जीरो है, c भी जीरो है, तो अगर a भी जीरो है, b भी जीरो है, c भी जीरो है, ओवरऑल जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जीरो का मतलब क्या है, नल सेट का होना। जीरो का मतलब क्या है, नल सेट का होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहते हैं द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज डैश। भाई याद रखिएगा इस चीज को कि सिंपल ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है -1 प्लस का आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। वाइल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 नेगेटिव का आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो भाई यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा टाइपिस्ट बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है, तो यकीन मानिएगा। तो उसके अंदर यहाँ पे आयोटा भी होना चाहिए था, जो कि आयोटा यहाँ पे गायब है। करेक्ट आंसर मैंने आपको ऑल तो वैसे ही साथ साथ इसलिए मैं खुद ही बता रहा होता हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -1 नेगेटिव का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पहली टर्म की वैल्यू 1 के बराबर है, और सेकंड टर्म की वैल्यू बराबर है 3/2 के, और थर्ड टर्म की वैल्यू बराबर है 2 के, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू या फोर्थ टर्म की वैल्यू बराबर है 5/2 के, तो बताइए A6 क्या होगा। अब देखो आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपको सीक्वेंस की पहली वैल्यू गिवन है, मुझे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, सीक्वेंस की पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, और फिर चौथी वैल्यू। एग्जामिनर कह रहा है बताइए छठी वैल्यू क्या होगी। अब देखो
पहले तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा है, ये एपी का सीक्वेंस है, जीपी का है, एचपी का है, किसका है। तो भाई सबसे पहले हम चेक करते हैं एपी के ऊपर, तो एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं। तो भाई सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3/2 है, माइनस का फर्स्ट टर्म 1 है, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 2 1 2 और 3 में से 2 निकालोगे 1 बचेगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 के बराबर। अब जरा इन दो टर्म्स का एलसीएम लेके चेक करो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सिमिलर है कि नहीं है। तो 2 माइनस का 3/2 क्या बन जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस का 3 1/2। यानी कि थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, एपी की है, सही है। अब देखो अगर ये सीक्वेंस एपी की है तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ए सिक्स की वैल्यू चाहिए। ए सिक्स का मतलब क्या है, छठी टर्म का होना। तो भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म बराबर है 1 के, कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 1/2 के बराबर। तो छठी टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सिक्स का फॉर्मूला बन जाएगा भाई छठी टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, छठी टर्म के लिए फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस का 5d। तो बेटा ए की वैल्यू बराबर है 1 के प्लस का 5 एज इट इज, और कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है 1/2 के, तो 5/2 प्लस का 1 क्या बन जाएगा, 5/2 प्लस का 1। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे 2 आ गया, इधर 2 1 2 प्लस का 5, 5 प्लस का 2 बराबर होता है 7 के, तो मेरा आंसर आएगा 7/2 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, दैट्स द लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 3, 18, डैश। अब एग्जामिनर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इसकी अगली टर्म क्या होगी, 3 के बाद 18 है, 18 के बाद क्या होगा। अब चूंकि देखो मेरे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म बताई हुई है और सेकंड टर्म बताई हुई है, मुझे नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो चूंकि एग्जामिनर ने साफ तौर पे लिखा हुआ है, खुद बता रहा है एग्जामिनर की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, दैट सिंपली मींस कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले आप आर निकाल लोगे। आर कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 दैट इज 18। यानी कि कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म को जब 6 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपको सेकंड टर्म 18 मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है जब मैं 18 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड टर्म मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। तो 18 सिक्सर क्या होता है, हम सबको पता है 18 सिक्सर बराबर होता है किसके, 108 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसमें साफ तौर पे कहा हुआ है। तो अगर पहली टर्म और दूसरी टर्म गिवन है तो आप कॉमन रेशियो निकाल लोगे, तीसरी टर्म आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 11 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 9 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 5 किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन जो है लेंदी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नस्ट में बहुत दफा आया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, नॉर्मल वे में सॉल्व किया जाएगा, यानी कि आपको तरीके से बैठ के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 11 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब क्या है कि आप इसको ओपन करोगे प्रॉपरली। भाई 11 कॉम्बिनेशन 3 क्या हो जाएगा, नॉर्मल चीज है बेटा, सिंपल तरीके से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऊपर आएगा 11 फैक्टोरियल, 11 में से 3 को माइनस करोगे। तो 11 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूं तो 11 माइनस का 3 किसके बराबर बनता है, ये बनेगा 8 फैक्टोरियल के इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन, 9 कॉम्बिनेशन 2 है तो ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 में से 2 को निकालो, ये बनेगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन, 8 कॉम्बिनेशन 5 है तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 में से 5 को अगर माइनस करोगे तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सही है, इसको अब सिंप्लीफाई करवाते हैं जरा। 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाओगे तो ये बन जाएगा 11, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 8, 8 फैक्टोरियल पे ले जाके रोक दोगे ताकि नीचे वाला 8 फैक्टोरियल क्या हो जाए, कैंसिल आउट। सही है ना, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। सिमिलरली 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाओगे 7 तक, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करवाया ताकि नीचे वाला जो 7 फैक्टोरियल है ये कैंसिल आउट हो जाए। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाओगे कहां तक, 5 तक, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 तक एक्सपेंड करवाया, यहाँ पे ले जाकर रोक दूंगा ताकि क्या हो जाए बेटा, ताकि मेरे पास ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाए। अब देखो हमें पता है, अब डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना है ना, तो 3 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 6 के। तो ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से 3 2 6 और 3 3 9, और 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है, सिंप्लीफाई करवा लो। 5 3 15 हो गया, 15 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 15 इंटू 11 किसके बराबर होता है। अगर किसी की मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप ऐसे करके चेक कर लो, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 165 होना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं। 5 1 5 1 1 क्रॉस का क्रॉस, 5 1 5 1 1, तो ये बन गया 5 का 5, 5 और 1 6 और 1। यानी कि देखो मेरे पास 11 कॉम्बिनेशन 3 का फाइनल आंसर किसके बराबर होगा, 165 के, प्लस का साइन। अब देखो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है तो 2 4 8 और 4 9 होता है 36 के बराबर। फिर आगे देखो 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 कट गया, और 8 इंटू 7 हम सबको पता है किसके बराबर होता है, 8 7 होता है 56। इन सबको आप ऐड करवा दो
तो 165 के अंदर 36 को जोड़ोगे और साथ में 56 को जोड़ोगे, तो 6 और 5 11, या 6 और 6 12 कर लो, 12 में अगर 5 का इजाफा करते हो तो 12 और 5 बराबर होता है 17 के, तो 7 का 7 और 1 कैरी। फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या बन गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 और 1 कैरी, और ये 2 का 2 आ गया, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 257 के बराबर। देखो मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज है, अगर आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना आता है इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है भाई, हर तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया, इजी क्वेश्चन भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, एडवांस भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है वी कैन राइट 150 डिग्री इन रेडियंस एज, बेसिक चीज है भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई डिग्री से रेडियन में जाना है, याद रखिएगा कभी भी दुनिया में डिग्री से अगर रेडियन में जाना होता है तो हमेशा हम क्या करवाते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, वाइल अगर कभी भी रेडियन से डिग्री में आना होता है तो क्या करवाते हैं, रेडियन से डिग्री में आने के लिए आप हमेशा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाते हो, ये दो चीजों को हमेशा जहन में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिंदगी भर कामयाब रहोगे। आगे एग्जामिनर कह रहा है वी कैन राइट 150 डिग्री इन रेडियन एज, हम 150 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर 150 डिग्री को किस में रखना है, रेडियन के अंदर, तो कैसे रखोगे भाई, तो भाई कैसे रखोगे, सिंपल तरीके से 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करवा दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट गया, 5 3 दैट इज 15 एंड 5 नो सॉरी 3 5 दैट इज 15 एंड 3 6 दैट इज 18, तो क्या बन गया, ये बन गया 5 पाई बाय 6 के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साइन नेगेटिव का 3 पाई बाय 2 किसके बराबर होगा, अगेन ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अब देखो यहाँ पे रेडियन में गिवन है, आप खुद ही डिग्री में कन्वर्ट कर दो इसको, तो भाई एग्जामिनर कह रहा है साइन नेगेटिव का 3 पाई बाय 2, पहली बात तो ये कि देखो 3 पाई बाय 2 क्या होता है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करवाओगे, सिंपल 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया, 2 9 इज 18, जीरो का जीरो, और 3 into 9 किसके बराबर होता है, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव, 3 9 इज 27, और यहां पर आ गया जीरो, यानी कि मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन गिवन था साइन नेगेटिव का 270 डिग्री। अब साइन नेगेटिव 270 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, अब देखो पहली बात हमारे पास हमेशा याद रखिएगा साइन की और टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी इनमें अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो नेगेटिव साइन को साइन क्या करता है, बाहर फेंक देता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी साइन या टेंजेंट के अंदर अगर एंगल ना क्या हो नेगेटिव का, तो नेगेटिव की वैल्यू बाहर आ जाती है, सिंपल साइन और टेंजेंट एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। सही है, कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस में कभी भी नेगेटिव का अगर एंगल आ जाए तो कॉस नेगेटिव के साइन को फिनिश कर देता है, खा जाता है। सही है, तो भाई इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, भाई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, इसके अंदर बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो एग्जामिनर कह रहे हैं साइन नेगेटिव का 270 डिग्री क्या होगा, भाई देखो साइन नेगेटिव का 270 डिग्री किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो देखो ये नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी बाहर, और ये सिंपल साइन जो है 270 डिग्री पे अप्लाई हो गया। मैंने आप तमाम बच्चों को एक शॉर्टकट सिखाया था, आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी, क्या शॉर्टकट थी, याद है कि भूल गए, कि भाई तुम्हारे पास जो वाई एक्सिस के एंगल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, वाई एक्सिस के एंगल का मतलब है 90 डिग्री का होना और 70 डिग्री का होना, वाइल एक्स एक्सिस के एंगल कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 360 होता है एक्स एक्सिस का एंगल, और 180 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा साइन एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा एंगल देता है, 0 का, यानी कि भाई देखो साइन एक्स एक्सिस के एंगल्स के ऊपर हमेशा आंसर क्या देगा, 0 का, यानी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 360 0 होता है, साइन 180 0 होता है, वाइल साइन वाई एक्सिस के ऊपर आंसर कैसा देता है, +1 और -1, यानी कि अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, साइन 90 है तो +1 होगा, अगर साइन 270 है तो -1 होगा। यहाँ पे देखो मेरे पास साइन 270 है ना, तो -1 होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना, बी फॉर बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। भाई ये बेसिक ट्रिक्स होती है जो आपको जहन में लाजमी तौर पे रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना ये है 2 पाई प्लस अल्फा का, सही है, मेरा टाइपिस्ट बड़ा मासूम सा आदमी है तो प्लीज मेरे टाइपिस्ट को थोड़ा सा पार्डन ऑफ किया करें, अच्छा बच्चा है, सही है ना, तो खैर है। एग्जामिनर कह रहा है वी कैन राइट टेंजेंट 2 पाई प्लस अल्फा, अब कह रहे हैं टेंजेंट 2 पाई प्लस अल्फा को कैसे लिखोगे, अब देखो मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 पाई, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 2 पाई किसे कहते हैं। भाई 2 पाई का क्या मतलब है, पाई कहा जाता है दुनिया के अंदर 180 डिग्री को, पाई क्या होता है 180, 2 पाई का मतलब है 360, यानी कि आसान भाषा में क्वेश्चन क्या गिवन है, आसान भाषा में क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट 360 डिग्री प्लस का अल्फा का एंगल है। एग्जामिनर कह रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा। अब एक तरीका जो आप अपने एफएससी लेवल पे पढ़ते हो कि यहाँ पे आप टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, वो लंबा मेथड है, मुश्किल मेथड है, बेकार मेथड है।
वाइल जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे होगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी? कि रेफरेंस एंगल को देखोगे, रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री हॉरिजॉन्टली लाई करता है कि वर्टिकली लाई करता है? आप तमाम लोग बोलोगे सर 360 डिग्री हॉरिजॉन्टली लाई करता है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आंसर में भी सेम रहेगा, और जो भी आपका एंगल है वो एंगल एज इट इज आ जाएगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे जाके आप साइन को देखोगे, ये प्लस की वैल्यू होगी कि नेगेटिव की। तो 360 प्लस अल्फा का मतलब क्या? देखो 360 डिग्री, यानी कि चक्कर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब जब जो भी इसके आगे का एंगल होगा, 360 से आगे का जो भी एंगल होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर टेंजेंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमें ये बात मालूम है, ऑल सिली टॉम कैट्स, ऑल सिली टॉम कैट्स, ASTC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टेंजेंट अल्फा के बराबर। ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, अगर आप में से किसी को नहीं आती तो मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये ट्रिक लाजमी तौर पर डिस्कस होगी। गारंटी दे सकता हूं, उसको लाजमी तौर पर कवर करके जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, फॉर एनी ट्राइंगल इफ सी इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 30, फाइंड स्मॉल बी। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड आ रही है, साइड सी की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर, साइड ए की वैल्यू आ रही है 4 के बराबर, और आपको इन दोनों साइड्स के दरमियान का एंगल भी दिया हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहा है स्मॉल बी क्या होगा? भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का आ रहा है। बच्चे बेचारे परेशान, साइन लॉ अप्लाई करें कि कोसाइन लॉ अप्लाई करें? है भाई, कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, साइन या कोसाइन? मेरे प्यारे शागिर्दों के लिए हम किस चीज का सहारा लेंगे? हम चेक करेंगे कि भाई आया मुझे यहाँ पे साइन लॉ को अप्लाई करना है या फिर कोसाइन लॉ को। अब इसको चेक कैसे करोगे? देखो चेक करने का तरीकेकार ये होता है कि आपने सिंपल तरीके से इसको देखना है कि भाई अगर तो आपके पास कोसाइन लॉ अप्लाई करने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोसाइन लॉ अप्लाई कर दो। कोसाइन लॉ अप्लाई करने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि भाई आपको तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यूज मालूम हो, वो तो अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे तीनों साइड्स की वैल्यूज अगर गिवन होती तो कोसाइन लॉ अप्लाई करते, वो तो नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन कोसाइन लॉ अप्लाई करने की होती है कि अगर आपके पास दो साइड्स गिवन हो और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो, तब कोसाइन लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो कोसाइन लॉ अप्लाई कर दो। सिंपल कोसाइन लॉ को अप्लाई करो, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल, बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 2AC, और आगे आ जाएगा कॉस बीटा का कॉस बीटा। सिंपल फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करवाते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई? साइड ए बराबर है 4 के, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। भाई डायरेक्टली करना चाहिए, भाई डायरेक्टली करने की कोशिश किया करो। ए का स्क्वायर क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, आगे माइनस का 2AC, तो 4 3 12 एंड 12 इंटू 2 12.2 किसके बराबर होता है? 12 2 इज 12 2 इज 24। आगे आ गया कॉस बीटा, और कॉस बीटा, बीटा किसके बराबर है? 30 डिग्री के। और हमें ये बात मालूम है कॉस 30 बराबर होता है साइन 60 के, तो इट शुड बी इक्वल टू √3/2 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2 के। ये क्वेश्चन एज इट इज मेरे लेक्चर से लिया गया, मैंने लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? 2 के टेबल में 24 कहां पर आता है? 2 12 जार इज 24, 2 12 जार इज 24, तो क्या बन गया? अंडर रूट के अंदर 16 प्लस का 9, 16 प्लस का 9 बराबर होता है 25 के, माइनस का 12 इंटू √3। वैसे डायरेक्टली इसका आंसर देख सकते हो कैसे, कि देखो एक ऑप्शन आ रहा है 8 का, एक आ रहा है 9 का, एक आ रहा है 2.05 का, एक आ रहा है 4 का। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे कोई परफेक्ट नंबर ही फॉर्म नहीं हो रहा। अगर तो अंडर रूट के अंदर 64 बनता तब 8 का आता, अगर रूट के अंदर 81 आता तो √81 9 के बराबर होता है, अगर रूट के अंदर 16 फॉर्म होता तब 4 बचता। यहाँ पे तो देखो रूट में क्या आ रहा है? 25 माइनस का 12 इंटू √3, तो जाहिर सी बात है डेसिमल वाली वैल्यू का करेक्ट आंसर होगा। बट अगर आप उसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो बेसिक मैथ से कर सकते हो। कैसे? कि भाई देखो √3 किसके बराबर होता है? याद रखिएगा √3 की वैल्यू होती है 1.7 के बराबर। मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई है कि भाई अगर आप नस का टेस्ट दे रहे हो, GIKI का दे रहे हो, IBA का दे रहे हो, पास का दे रहे हो, मेरान का दे रहे हो, तो आपको √2 √3 √7 की वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है यूईटी के अंदर भी। तो √3 की वैल्यू है 1.7 के बराबर। सिंपल 12 को मल्टीप्लाई करवा दो 1.7 से पहले तो। अभी डेसिमल को इग्नोर करो। 7 2 14 का 4, एक कैरी 7 1 7 और एक का इजाफा 8, क्रॉस का क्रॉस, 2 1 2 1 1 1, क्या बन गया? 4 का 4, 8 और 2 10 का 0 और 1, और ये बन गया 20 के बराबर। अब देखो, आपने सबसे पहले कभी भी डेसिमल प्लेस नंबर्स की अगर मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हो, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करवाओ और एंड में डेसिमल लगाओ, सबसे एंड के अंदर डेसिमल एक लगा दो कि भाई जो नंबर आप मल्टीप्लाई करवा रहे थे उनमें एक डिजिट पहले देखो डेसिमल है ना, एक डिजिट से पहले डेसिमल है, आंसर में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। यानी कि 12 इंटू √3 किसके बराबर है? 20.4 के। भाई सिंपल मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स कराती है बच्चों वाली। अब 25 में से 20.4 को माइनस करो, 25 के बाद कुछ भी नहीं है तो मैंने डेसिमल के बाद 0 कंसीडर कर लिया। 20.4 को माइनस करवाओ,
एक कैरी लोगे, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से 4 को माइनस करोगे 6 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यानी कि 25.0 में से अगर 20.4 को माइनस करोगे तो क्या बचता है 4.6। तो अब देखो आपको रूट 4.6 की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि अंडर रूट 4 जो होता है बराबर होता है 2 के, सही है। और अंडर रूट 9 जो होता है ना, अंडर रूट 9 ये बराबर होता है 3 के। तो रूट 4.6 किसके करीब तरीन है, रूट 4.6 तो रूट 4 के करीब तरीन नंबर है, तो आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग का। चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये लंबी काम है, मगर भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेंटल मैथ्स पे सॉल्व हो रहा है कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा था कि मेरी वैल्यू चूंकि डेसिमल में आ रही है तो एक ही नंबर डेसिमल वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली करेक्ट होना था। मगर मैंने आपको एक तरीकेकार बता दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, सब सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बैजेस का फायदा ये होता है कि आपको बैच के अंदर हम एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लैरिफाई कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड एज y इज इक्वल टू साइन ए, इट्स डोमेन इज डैश। अब देखो हमेशा याद रखिएगा साइन की डोमेन क्या होती है। भाई हमारे पास साइन की डोमेन किसके बराबर होती है, -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान होती है। यहाँ पे आपके पास साइन थीटा यानी कि थीटा ए के बराबर है ना, मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में आता है, डोमेन का, रेंज का, साइन की, कॉस की। तो भाई आपको मालूम होनी चाहिए साइन की डोमेन क्या है, कॉस की डोमेन क्या है। सिंपल गूगल पे इसका चार्ट पड़ा हुआ है, नहीं तो आप मेरे पास अगर अवेलेबल हो तो भाई मेरे जो बैच की प्रैक्टिस किताब होगी उसमें भी चार्ट मैंने डाला हुआ है। तो भाई साइन कॉस टेंजन इनवर्स के इनके डोमेन क्या है, रेंजेस के सारे मालूम होने चाहिए, बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ ए एंड बी आर दी एम्प्टी सेट्स देन ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा। अगर ए और बी दोनों के दोनों एम्प्टी सेट्स हैं तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर ए भी एम्प्टी है बी भी एम्प्टी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर भी क्या आएगा, भाई आंसर में भी नल सेट ही मिलेगा ना। अगर दोनों सेट्स ही एम्प्टी हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी सेट ही बनाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर में 20 एमसीक्यूज को मंतकी अंजाम पे पहुंचाया। एंड में दो बातें आपसे करूंगा बेटा, अगर आप नस के लिए तैयारी कर रहे हो तो खुदारा लाजमी तौर पे इस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को खुद भी कवर करो और अपने तमाम दोस्तों से शेयर करो, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपनी एकेडमी से ग्रुप में शेयर करो। तमाम लोगों को बताओ कि भाई सर हाशिम ने डिटेल के अंदर पास पेपर नस के सारे कवर करवाए हुए हैं, इनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप तैयारी को लेकर परेशान हो, अगर आप इस चीज को लेकर परेशान हो कि आपने चीजों को कवर कैसे करना है, आप लोगों को तैयारी करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, या फिर अगर आप जल्द से जल्द अपने नर्स के नेट 4 के लिए, यूईटी के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, एनईटी के लिए, मैरान के लिए, आईबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भाई मेरा न्यू बैच अभी इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। देखो बैच ज्वाइन करने का और यूट्यूब लेक्चर्स में बहुत डिफरेंस होता है। बैच ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाई जाती है। कंप्लीट कोर्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाया जाता है और तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी, भाई ये वाला मजाक नहीं होता कि एक ही टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, और हत्तुल इम्कान इंतहाई अफसोस की बात है कि मैंने एक दफा देखा बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है। तो भाई ये वाला मजाक नहीं होता। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान की जो टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी है, जो डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने प्रोफेशनली कोई ना कोई काम करा हुआ है, जिन्होंने जिंदगी के अंदर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग करी हुई है, जिनको पता है कि भाई प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है, वो आपको बैठ के सारी चीजें पढ़ाते हैं, वो बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं। तमाम टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ये जो बैच होता है भाई याद रखिएगा, इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अगर नस की तैयारी करो तो बैच सिर्फ नस के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करेगा। आप नस के साथ अगर आईबी की तैयारी करो, नस बिजनेस स्कूल की तैयारी करो, फास्ट की तैयारी करो, तो हम मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाते हैं। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी, आपको एक ही फीस के अंदर हम थ्रू आउट द ईयर कवर करवाते हैं, चीजों को पढ़ाते हैं। अब टिल अगस्त तक आपको मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। एक दफा जो अभी हम कोर्स अपना पूरा कवर करवाएंगे, ये मई के एंड तक कवर करवाएंगे, ताकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप वहां पे जाके टेस्ट दे सको, मैरान का, एनईटी का, नस का, नेट 3 हो, चाहे आपके पास यूवीटी हो, कॉमसेट्स हो, आईबी हो, जीआईकेआई हो। और एक दफा फिर हम कोर्स कंप्लीट करवाएंगे जून के अंदर, यानी कि मई से लेकर जून के एंड तक, ताकि नस का नेट 4 बच्चे दे सकें। सबसे बड़ा फायदा तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो जहां पे क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, बिजनेस मैथ्स आती है, वो भी कवर करवाई जाती है। हम आपको हर चीज का शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तमाम के तमाम पास पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि भाई आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हाफ बुक, ईयरली बुक, यानी कि आपकी कंप्लीट आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपका जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उसका प्रॉपर्ली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर आए मेरे बच्चों की है। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप स्कोर दिखा दो,
280 प्लस का स्कोर नहीं होगा। सिर्फ टोटल 3 बच्चों की पोजीशन आई है बेटा, जिनमें से थर्ड नंबर पे जो पोजीशन है गौस मोहम्मद, वो मेरे बच्चा है। इसके अलावा आईबीए की पहली पोजीशन हो, एनईडी के राउंड की पोजीशन हो, 10 के अंदर 170 प्लस के टॉपर्स हो, वो मेरे बैचेस के बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं बेटा। मल्टीपल टाइम कोर्स पढ़ाते हैं, पास पेपर्स कवर करवाते हैं, इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, आपकी अलग से प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, यानी कि आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, तो आपने इसका भी बड़ा ख्याल रखना है। यानी कि भाई ना सिर्फ लाइव क्लासेस में कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बल्कि डाउट क्लासेस के अंदर जो मेरी सेकंड टायर फैकल्टी होती है, वो आपके डाउट्स क्लैरिफाई करती है कि अगर कोई प्रैक्टिस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करते हो, पास पेपर में कोई प्रॉब्लम फेस करते हो। इसके अलावा 24/7 हमारे डाउट ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, जहां पे अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। तो भाई ये तमाम पर्क्स आपको बैच में मिलते हैं। मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पर उसका हिस्सा बने। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम, साइनिंग ऑफ।